हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जहां पर हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। आज के करंट अफेयर्स के सेशन में मैं आपके लिए लेके आया हूं पीआईबी की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। अब पीआईबी जो है, जैसे मैंने कल आपके पहले जो वीडियो था हमारा, पहले वीडियो में ही मैंने पीआईबी के बारे में आपको बताया था। पीआईबी इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर अवर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो मैं आज कुछ जो चीजें हैं पीआईबी के जो इंपॉर्टेंट न्यूज हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। ठीक है, मेरे सेशन स्टार्ट करने से पहले दो रिक्वेस्ट है आपसे। पहला, एक तो सब लोग एक दूसरे को ऑफिसर्स मॉर्निंग बोलिए, ऑफिसर्स मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, और दूसरी चीज, अब जब हम करंट अफेयर्स के लेक्चर करने वाले हैं तो मैं चाहता हूँ दो चीजें हों। एक, आप मेरे साथ नोट मेकिंग किए। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर आपको भी मेरे साथ लिखना है, तो ताकि आपका नोट मेकिंग भी हो, करंट अफेयर्स के नोट्स भी बने, प्लस आप लर्निंग भी कर पाओ। तो लर्निंग प्लस नोट मेकिंग, ये हमारे दोनों मोटिव है। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। आज की जो हमारी पहली न्यूज है, वो पहली न्यूज है रिगार्डिंग विद इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ठीक है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन क्या है? इसको शॉर्ट फॉर्म में हमारा IATA। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट जो है वो हुआ था 1945 में। ठीक है, 1945 में इसका एस्टेब्लिशमेंट है। ये क्या करती है? ये प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है कि दुनिया भर के जो भी एयर ट्रैफिक चलती है, ठीक है, एयरपोर्ट जो होते हैं, एयर ट्रैफिक जो होती है उनको कंट्रोल करने के लिए काम करता है। एरोप्लेन जो फ्लाई करते हैं उसके ऊपर कंट्रोल करने का इनका काम है। ठीक है, एयर ट्रैफिक ये संभालती है। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कनाडा में। दूसरी बात, ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अब ना इनकी एक मीटिंग है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं 81st, इनकी जो 81st एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, ये 81st एनुअल जनरल मीटिंग ये कहाँ पे हुई इस बार? ये हुई अपने भारत में, इंडिया में, न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये कहाँ पे मीटिंग हुई? न्यू दिल्ली में हुई है। ठीक है, आप यकीन मानो दोस्तों, लास्ट टाइम जब ये मीटिंग हुई थी ना, लास्ट टाइम तो कब हुई पता है? ये लास्ट टाइम हुई थी 1983 में। आप समझो 1983 के बाद अभी जाके ये मीटिंग हुई है, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 42 ईयर्स बाद ये मीटिंग हुई है। ठीक है, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है ना ये न्यूज। यस, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो मीटिंग हुई, ठीक है, इसको जो समिट हुआ, ठीक है, उस समिट को हम बोलते हैं वर्ल्ड वर्ल्ड एयर, मेरे साथ ही लिखो, वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट। तो आई कैन से जो वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट हुई है, ठीक है, यही वो समिट है। ठीक है, वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आपके IATA, जिसका गठन हुआ था 1945 में। ठीक है, और इसका जो पहला मीटिंग भारत में हुआ था वो 1983 में हुआ था। लास्ट मीटिंग 1983 में हुआ था। ठीक है, और अभी वाला जो है वो 81st वाला एनुअल जनरल मीटिंग है। ठीक है, अब इसके साथ कुछ चीजें आपको पता है, इसमें कितने लोग आए थे? कम से कम 1600 पार्टिसिपेशन इसमें सहभागी हुए थे इस पर्टिकुलर मीटिंग में। एक चीज और, अब इसका ना एक सवाल ये भी होता है कि कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इसको होस्ट किया। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन होस्ट, तो इसका होस्ट का नाम है इंडिगो। ठीक है, आपको पता होगा इंडिया के सिविल एविएशन में बहुत बड़ा नाम है ये इंडिगो का। ठीक है, तो इंडिगो द्वारा इस पर्टिकुलर को, या फिर आई कैन से इस पर्टिकुलर इवेंट को होस्ट किया गया था। ठीक है, तो बहुत बार ये भी सवाल आ सकता है। अब ये हो गई आपकी न्यूज। अब इसके रिगार्डिंग ना मेरे पास कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूं आप लोग याद करो। सबसे क्रुशियल, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सिविल एविएशन का। आप मुझे बताओ, ये जो उड़ान स्कीम है इसका फुल फॉर्म क्या है? ठीक, कमेंट सेक्शन में आप उड़ान स्कीम का फुल फॉर्म मुझे बता देना। ठीक है, अब ये जो उड़ान स्कीम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के सिविल एविएशन के केस में। तो जब भी आपको सिविल एविएशन की बात आएगी, आपको उड़ान स्कीम पता होना जरूरी है। दूसरा, एक चीज आपको सवाल आ सकता है, अभी वेरी रिसेंटली एक न्यूज थी, भारत का कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है, कौन सा फर्स्ट एयरपोर्ट आई कैन से, जिसे कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट हम बोल रहे हैं। ये एयरपोर्ट कैसा है? न्यूट्रल कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट। तो आई होप मेरे साथ आप लिख रहे हो। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये वर्ड ही पता नहीं होगा, कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट क्या होता है। तो कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट का मतलब क्या होता है? उस एयरपोर्ट से जितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ठीक है,
जितना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जितना बाहर निकलेगा उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे क्या होगा, एब्सॉर्ब भी किया जाएगा। ठीक है, तो जितना इमिट हो रहा है उतना ही आप एब्सॉर्ब कर रहे हो। ठीक है, उतना क्या कर रहे हो, एब्सॉर्ब कर रहे हो, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज ए न्यूट्रल। ठीक है, अब किस तरीके से, अगर आप इस एयरपोर्ट के ऊपर जाओगे तो ऑलमोस्ट ये पूरा का पूरा एयरपोर्ट ही जो है आपका वो रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर चलता है। ठीक है, रीन्यूएबल एनर्जी मतलब आपका सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनके ऊपर चलता है। यानी यहां से अगर कुछ इमिशन होता भी है तो उनके रिन्यूएबल सोर्सेज द्वारा वापस से उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब भी किया जा सकता है। इसलिए से बोलते हैं इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट। ठीक है, तो कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जो इंडिया का पहला कार्बन, ठीक है, न्यूट्रल एयरपोर्ट बना है। ठीक है, तो इसके लिए याद करना व्हाट इज करेक्ट आंसर। देखो ये मीटिंग कहाँ पे हुई है, ठीक है, याद करना, ये जो वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट का मीटिंग है ना, ये यहाँ पे देखो आप, ये वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट का मीटिंग कहाँ पे हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, तो अगर मीटिंग न्यू दिल्ली में हुआ है तो ये जो कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट है ना बच्चा, वो भी कहाँ पर है, वो भी आपका न्यू दिल्ली में ही है। ठीक है, तो ये न्यू दिल्ली में भी है। और न्यू दिल्ली में क्या नाम है उसका, तो रिमेंबर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, ये जो दिल्ली में आता है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यही वो एयरपोर्ट है। इसको याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। ठीक है, नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यही से बनता है आपका। ठीक है, भारत में कितने ऐसे ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स है, हाउ मेनी ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। ठीक है, ऑपरेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, ऑपरेशनल एयरपोर्ट भारत में कितने हैं, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ये भी सवाल आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद करना, अभी करंटली भारत में अगर हम 2025 के बारे में बात करें तो 2025 में भारत में 162, ठीक है, 162 भारत में ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स है। ठीक है, आई होप ये जो न्यूज मैंने आपको बताई है ये पूरी की पूरी न्यूज अभी आपको क्लियर है। ठीक है, आई होप सबने उड़ान का बोला होगा, जो नए बच्चे उनके लिए मैं खुद ही बोल देता हूं। इसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, जिसके तहत भारत सरकार अफोर्डेबल एयरपोर्ट्स, अफोर्डेबल सिविल एविएशन सिस्टम, इसके ऊपर काम कर रही है। ठीक है, चलो आई होप ये चीज जो है आपको अच्छे से क्लियर हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा न्यूज है इसमें आप देखोगे, इसमें दो चीजें हैं जो आपको याद करने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला, हमारे जो होम मिनिस्टर है, ठीक है, आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्या पूछेगा, होम मिनिस्टर द्वारा कहां पे सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी को ओपन किया गया है। ठीक है, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी का ओपनिंग कहां पे किया गया है, हमारे होम मिनिस्टर द्वारा। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर आपके सामने ही है, कोलकाता वेस्ट बंगाल। ठीक है, व्हाट इज करेक्ट आंसर, कोलकाता वेस्ट बंगाल। ये आपको पता होना चाहिए, ये डायरेक्टली आपको एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है। ठीक है, अब दूसरी एक चीज है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, और एक सवाल आपको यहाँ पे आ सकता है। क्या सवाल आ सकता है इसके ऊपर आपको, देखो हम भारत सरकार क्या कर रहे हैं, भारत सरकार क्या कर रही है, भारत सरकार कर रही है एक्सपांशन ऑफ फॉरेंसिक लैब। भारत सरकार चाहती है जो फॉरेंसिक लैब हो, ठीक है, वो फॉरेंसिक साइंस लैब जो है उनका एक्सपांशन भारत सरकार चाहती है। ठीक है, अब ये जो फॉरेंसिक लैब का एक्सपांशन है इसमें भारत सरकार ने दो इनिशिएटिव लिए। अब देखिए, अभी तक अगर आप देखोगे, अभी तक भारत में 7 जो है आपके फॉरेंसिक साइंस लैब है। ठीक है, कितने लैब है टोटल, 7 फॉरेंसिक लैब है। एग्जामिनर आपको क्या सवाल पूछेगा कि अभी जो 8 वाला जो फॉरेंसिक लैब एस्टैब्लिशमेंट की बात भारत सरकार द्वारा जो की जा रही है वो किस स्टेट के संदर्भ में है। ठीक है, कहां पे ये सारी चीजें हो रही है, तो याद करना 8 फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो जम्मू में बनने वाली है। ठीक है, या फिर कहते हैं बन रही है। ठीक है, जम्मू में इसको बन रही है। ठीक है, इसमें कितना फाइनेंशियल सपोर्ट इसको देने वाले भारत सरकार, इसका टोटल फाइनेंशियल आउटले है 99 करोड़ का, अप्रोक्स वैल्यू है ये। ठीक है, अप्रोक्स 99 करोड़ का। ठीक है, ये जो है आपको, हाँ, भारत सरकार जो है इसको सपोर्ट करने वाली है। ठीक है, अब हाँ दूसरी बात, ये जो पीआईबी अभी आप देख रहे हो, ठीक है, ये अपडेटेड वाली पीआईबी है अप टू 12 मार्च 2025 तक की। ठीक है, 2025 तक की। मैंने इसके आगे चेक किया है, इसके आगे कोई ऐड नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन अगर कुछ मुझसे छूट जाता है तो हम उसको ऐड भी कर लेंगे आने वाली लिस्ट में। ठीक है, तो 12 मार्च 2025 की पीआईबी का ये अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, तो यस, तो ये चीज याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आपको पूछा जा सकता है।
ठीक है। दूसरा एक सवाल रिगार्डिंग द सेम, देख फॉरेंसिक लैब के संदर्भ में ही, कि इंडिया में फॉरेंसिक लैब के लिए एक प्रोग्राम चलता है, एक स्कीम चलती है, उसका नाम आपको पूछ सकते हैं, कौन सी नाम है उसका, उस स्कीम का, नेशनल नेशनल फॉरेंसिक नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट स्कीम, इन्हांसमेंट इन्हांसमेंट स्कीम, ठीक है, नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट स्कीम, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इसको याद कर लेना, ठीक है। अगर आपसे नहीं होता है तो मैं खुद ही आपको इस स्कीम के बारे में अगले वाले वीडियोस में बता दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप खुद भी इसके ऊपर थोड़ा सा सर्च करो, ठीक है। अब जब देखो ये जो फॉरेंसिक साइंस लैब बनेगी ना, ये बहुत हेल्पफुल होती है भारत सरकार को, जब बात आती है एविडेंस, क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस, उनकी एविडेंस पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा ये काम के लिए चीज है, ठीक है। सीआईडी सबको पता है, ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं, अगला पर्टिकुलर सेशन आपके लिए है, अगला देखो क्या है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग ना एक चीज है जो हमें बस याद करनी है, जो मुझे लगता है, ठीक है। इसके लिए देखो ये जो पर्टिकुलर बॉडी है आपका, ठीक है, क्या नाम है, लोकसभा स्पीकर, ठीक है, टू इनॉग्रेट। हाँ, पहली बात मुझे बताओ लोकसभा स्पीकर कौन है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि हु इज द लोकसभा स्पीकर, ठीक है, इंडिया के लोकसभा स्पीकर कौन है, बताना, ठीक है ना। क्या है फिर सवाल में, क्या है देखो, पीआईबी में क्या बोला गया है हमें, ठीक है। तो लोकसभा स्पीकर स्पीकर जो थे, उन्होंने फर्स्ट नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है, फर्स्ट नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस को, ठीक है, अटेंड हुआ है, ठीक है। कहाँ पे अटेंड हुआ है वो, तो आपको सवाल आएगा कहाँ पे हुई ये मीटिंग, ये मीटिंग हुई है आपकी मानसर गुरुग्राम में। तो ये जो आप देख रहे हो ना आपके सामने, ये आपके लिए एग्जाम में लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जाम में लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज यहाँ पर क्या चीज डिस्कस की गई, अर्बन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज इन रैपिडली डेवलपिंग ऑफ अर्बनाइजिंग इन इंडिया, ठीक है। तो आपको याद करना है कहाँ पे हुई है, इस चीज को याद करो, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। लेट्स मूव हेड। फोर्थ जो हमारी है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आई वुड से फॉर आपके आज के सेशन के लिए। पहली बात तो ये चीज याद रख लेना कि नाम चेंज हुआ है, ठीक है, नाम चेंज हुआ है। जो आपकी NIPCCD बॉडी थी, इसका नाम चेंज करके अभी क्या रखा गया है, सावित्री बाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये रखा गया है, ठीक है। दूसरी बात, किस मिनिस्ट्री द्वारा ये किया गया है, तो आप यहाँ ऊपर देख सकते हो हेडिंग में, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसके लिए काम कर रहा है। ये क्या है, फिर बहुत लोगों का सवाल होगा सर ये है क्या, ठीक है। देखो जो NIPCCD बॉडी है, अगर आप इसका फुल फॉर्म देख लोगे, एक चीज तो ये याद रख लेना बिफोर आई मूव ऑन टू द फुल फॉर्म, एक चीज याद रख लेना, इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है इस बॉडी का, वो हुआ था 1966 में, 1966 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म, इट इज द इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ठीक है, पी स्टैंड फॉर पब्लिक कोऑपरेशन, ठीक है, कोऑपरेशन, ठीक है, पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये चीज याद रखना, फुल फॉर्म याद रखना, बहुत बार ये पूछते हैं। व्हाट इज NIPCCD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसका नाम जो है बदल दिया गया है, बदल के क्या कर दिया गया है आपका, सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। चलो ये चीज सबको पक्का याद हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, ठीक है? अब दूसरी बात, आपको यहाँ पर ना कुछ चीजें मिल भी जाएगी, ठीक है। अगर आप देखो PIB करते हो ना तो बहुत इजीली याद हो जाता है चीजें, ठीक है, क्योंकि ये बॉडी आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, किसकी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत ही इसको बनाया गया था, ठीक है। अब इसके लिए एक चीज है जो आपको याद रखनी है, ठीक है, 4 जुलाई वाली चीज है कि अगर आप देखोगे यहाँ पे नीचे दिया गया है, न्यू रीजनल सेंटर टू बी इनॉग्रेटेड इन द रांची, इसको याद करो, ठीक है, इसको याद करो, जितना अच्छे से याद कर सकते हो इसको याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर डायरेक्ट यहाँ से सवाल पूछेगा, ठीक है, कि न्यू रीजनल सेंटर टू बी इनॉग्रेटेड, कहाँ पे इनॉग्रेटेड हुआ है, तो रांची झारखंड में इसको इनॉग्रेट किया गया है ऑन 4 जुलाई, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो चीज नहीं है वो मैं भी बता रहा हूँ
कि ये जो सेंटर इनॉग्रेट किया गया है, ये सेंटर कौन कौन से एरिया को कवर करेगा, ये सवाल भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये कौन कौन से एरिया को कवर करेगा, ये पहले तो झारखंड में जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, झारखंड को तो करेगा ही करेगा, ठीक है, झारखंड। उसके बाद बिहार को कवर करेगा ये एरिया, ठीक है, बिहार, ठीक है, बिहार के बाद ये उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा को भी कवर करेगा ये, और उसके बाद वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। तो झारखंड हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। इन एरिया को जो है कवर करने वाला है, ठीक है। अगेन दिस इज वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। और दूसरा एक सवाल था कि अभी कितने, एक एग्जिस्टिंग कितने हैं हमारे पास रीजनल सेंटर, तो अभी इंडिया में कहाँ का और एग्जिस्टिंग में है, ठीक है। तो अगर आप इसके एग्जिस्टिंग की बात करोगे तो आपको ये मिलेगा, मतलब सेम जैसे रीजनल सेंटर है आपको मिलेंगे बेंगलुरु में। अगर आप बेंगलुरु में जाओगे तो वहां पर भी आपको ये मिल जाएगा बेंगलुरु। देन इंदौर, आपको इंदौर में भी इसी टाइप का रीजनल सेंटर मिल जाएगा इंदौर में। देन गुवाहाटी में जाओगे, ठीक है, तो जो आपका गुवाहाटी वाला एरिया है वहां पर भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। देन आप लखनऊ जाओगे तो लखनऊ में भी आपको ये चीज मिल जाएगी, ठीक है, तो लखनऊ में मिल जाएगी। तो आपके लिए क्या क्या है, देखो बेंगलुरु है, इंदौर है, गुवाहाटी है, लखनऊ है, ठीक है। यहाँ पर जो है मोहाली, सॉरी एक रह गया मुझसे, मोहाली, ठीक है, इसको जाता है मोहाली, ठीक है। तो यहाँ इन सभी एरिया में आपको ये रीजनल सेंटर मिल जाएंगे, ठीक है। अब रीजनल सेंटर का काम क्या होता है, तो याद करना, जो स्किल रिलेटेड वर्क होते हैं, फीमेल्स को स्किल सिखाना, चाइल्ड को कुछ टेक केयरिंग की एक्टिविटी होती है, चाइल्ड केयरिंग की एक्टिविटी वो करना, ठीक है, इसके रिगार्डिंग ये जो है जो रीजनल सेंटर्स है वो काम करते रहते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये भी चीज अच्छे से समझ में आई है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा, यस दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आप सबको पता है कि पीएम ने जो है 3 जुलाई की ही ये पीआईबी है आपकी, जहां पर पीएम ने विजिट किया था के घाना को, ठीक है। यस, तो इस घाना के विजिट द्वारा क्या क्या चीजें हैं जो हमें याद रखनी है या फिर जो एग्जामिनर हमें पूछ सकता है। सबसे पहले ये बहुत हिस्टोरिक विजिट थी। वाई हिस्टोरिक विजिट थी, बिकॉज आफ्टर 30 इयर्स बाद, ऑलमोस्ट आफ्टर 30 इयर्स बाद कोई एक इंडियन पीएम, ठीक है, जो है घाना में गया था, एक अफ्रीकन कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्री है ये घाना, वहां पे गया था, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे जाने के बाद पीएम मोदी को वो घाना का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। आप सबको पता है मोदी जी जहां पर भी, ऑलमोस्ट जहां पर भी जाते हैं वहां पर उनको एक अवार्ड दिया ही जाता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दिया गया। फिर उस अवार्ड का नाम क्या है, ठीक है, आपको इस अवार्ड का नाम इस तरीके से याद करो, ऑर्डर ऑफ स्टार, ऑर्डर ऑफ स्टार, STAR, ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घाना, ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घाना, ठीक है, इस तरीके से इसको याद करो, ठीक है। तो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है घाना का, ठीक है, वो पीएम मोदी को दिया गया है। जैसे अगर आप इंडिया में आओगे तो इंडिया में जैसे हमारा भारत रत्न है, ठीक है, उसी तरीके से घाना का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, दैट इज ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घाना, ये जो है पीएम मोदी को दिया गया। थर्ड चीज, इसके साथ साथ कुछ एमओयू साइन हुए हैं, दैट एमओयू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको सीधा सवाल आ जाएगा कि इंडिया द्वारा ये एमओयू साइन किया गया है किस कंट्री के साथ रिसेंटली, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखो कौन कौन से एमओयू हुए हैं। सबसे पहला कल्चर एक्सचेंज, ठीक है, सबसे पहला एमओयू साइन हुआ है आपके लिए कल्चरल एक्सचेंज का, ठीक है। इंडिया एंड अभी घाना, हम दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के जो कल्चर है उसको एक्सचेंज करने का, ठीक है, प्रमोट करने का एमओयू साइन हुआ है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नाउ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी और एक इंपॉर्टेंट है, 2 एग्रीमेंट साइन हुए, एमओयू साइन हुए किसके बीच में, एक है ITAM घाना। ये क्या है ITAM घाना, क्या है, ठीक है। अब देखो इसका फुल फॉर्म है आपका इंस्टीट्यूट, ठीक है, I स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूट, T स्टैंड फॉर ट्रेडिशनल, A स्टैंड फॉर अल्टरनेटिव एंड M स्टैंड फॉर मेडिसिन, ठीक है। तो व्हाट आई कैन से, इंस्टीट्यूट ट्रेडिशनल, अल्टरनेटिव एंड मेडिसिन, ठीक है। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप इस चीज को लिख लो, ठीक है, लिख लो आप, इंस्टीट्यूट ट्रेडिशनल अल्टरनेटिव मेडिसिन,
ठीक है, ये घाना की बॉडी है, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है घाना में। ठीक है, इनका एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, एक एमओयू साइन हुआ है, किन के साथ? इनका एक एग्रीमेंट साइन हुआ है ITRA के साथ। ठीक है, ITAR के साथ। ठीक है, अब ITAR क्या है? ITAR है हमारा हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग। इंस्टीट्यूट ऑफ, यहाँ पे क्या है? टीचिंग है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा। इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, ये इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है हमारा। ठीक है, भारत का ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो इन दोनों द्वारा एग्रीमेंट साइन किया गया है और जिसके ऊपर बोला गया है कि भारत और घाना मिलके मेडिसिन जो होती है हमारी, ठीक है, मेडिसिन जो होती है उनका जो है क्या करेंगे, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, मिलके जो है मेडिसिन के ऊपर रिसर्च करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे और इसको प्रमोट करेंगे। ठीक है, नाउ इस चीज को याद रखना, ये तीनों के चीजें जो आपके अभी स्क्रीन के ऊपर है वो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। अब इसके साथ कर मैंने और एक दो पॉइंट आपके लिए जोड़े हैं यहाँ पर। आपको पता है घाना जो है ना हमारा, घाना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों पता है? बिकॉज घाना से इंडिया क्या इंपोर्ट करता है? हम प्राइमरली घाना से जो है ना गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, घाना से इंडिया में क्या आता है? गोल्ड आता है। गोल्ड हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। ठीक है, मुझसे ज्यादा आपको पता है गोल्ड कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन जब आप घाना को एक्सपोर्ट करते हो ना, तो हम घाना को क्या एक्सपोर्ट करते हैं पता है? हम एक्सपोर्ट करते हैं हमारे फार्मा। ठीक है, जो हमारी मेडिसिन है, ठीक है, वो हम क्या करते हैं इनको क्योंकि ये अफ्रीकन कंट्रीज है, वहां पर ये सारी चीजें इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई है। ठीक है, तो हमारा फार्मा हो गया, हमारे एग्रीकल्चर के मशीनरीज होगी। ठीक है, तो एग्री के मशीन्स, ठीक है, एग्री के प्रोडक्ट्स हमारे अलग अलग। ठीक है, ये सब क्या करते हैं हम लोग? ये सब हम घाना को एक्सपोर्ट करते हैं। देखो, घाना से इंडिया में क्या आता है? मैक्सिमम गोल्ड आता है, लेकिन हम उसे क्या बेचते हैं? हम फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर मशीन्स, ठीक है, ये सारी चीजें जो है उनको बेचते हैं। ठीक है, नाउ आई होप आप सबको जो मैंने अभी सिखाया है, जो आपको बताया है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई है, आप सब ने मेरे साथ लिख भी ली है। ठीक है, तो आज जो है हम यहीं पे जो है वो स्टॉप करते हैं। ठीक है, आई होप आप सब लोगों ने वीडियो अच्छे से सुना है, देखा है और आपके नोट्स भी बनाई है। ठीक है, मैं बस एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, मैक्सिमम लोगों के पास हमें पहुंचाना है, एंड बी रेडी फॉर अवर टुमारोज लेक्चर एज वेल। थैंक यू सो मच।